नमस्कार। माध्यम आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अजय सिंह बंगाल के साथ साथ अन्य राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का एक विश्लेषण कर रहा हूं और उस विश्लेषण का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस स्थिति का अवलोकन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना के साथ पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में राज्य विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी और इस अधिसूचना के जारी होने के साथ साथ चुनाव आचार संहिता लागू कर दिया गया। और इस आचार संहिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सत्ताधारी राजनीतिक दल कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकेगी जिसका प्रभाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान पर पड़े। इस स्थिति में निर्वाचन आयोग के समक्ष सबसे बड़ा चुनौती केवल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि 2021 में जिस तरह से राज्य विधानसभा के चुनाव संचालित हुए और भारी मात्रा में हिंसक घटनाएं हुई, उससे निर्वाचन आयोग के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क अगर भारत के किसी राज्य में निर्वाचन कराना था तो वह पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार एसआईआर को लागू करते समय राज्य सरकार विरोध कर रही है और तमाम प्रकार के अवरोध खड़ा कर रही है, उससे निर्वाचन आयोग के समक्ष यह आभास हो जाता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने में उसको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी निर्वाचन आयोग अपने मुख्य संवैधानिक दायित्व अर्थात स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए लगभग 2 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पश्चिमी बंगाल में कर दी और पश्चिम बंगाल के चुनाव को 2 चरणों में संपादित किया। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब इतनी बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती थी और चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटनाएं नहीं घटती हैं, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के मतदाता अपने मताधिकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी राजनीतिक दल के सत्ता का अंत होता है और एक नए राजनीतिक दल का सत्ता में आगमन होता है। अब इस स्थिति का अगर हम भारतीय राजनीति पर विश्लेषण करते हैं तो निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक दायित्वों का जिस प्रकार से निर्वहन किया वह प्रशंसा का पात्र है, लेकिन केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कथन डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है? अगर डबल इंजन की सरकार का तात्पर्य देखा जाए, राजनीतिक रूप से तात्पर्य देखा जाए, तो यह एक राजनीतिक स्लोगन है, लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टि से इस डबल इंजन सरकार का अवलोकन करते हैं तो ये भारतीय संघ को सहकारी संघवाद के रूप में स्थापित करता है। और सहकारी संघवाद का मतलब कि जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, वह संविधान भारत में एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है, जिसके कारण केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और दोहरी सरकार की स्थापना होती है, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और इन दोनों सरकारों के बीच सहयोग जब तक नहीं होगा तब तक उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी जिन उद्देश्यों को लेकर संविधान का निर्माण किया गया था। इसका मूल कारण क्या था कि केंद्र सरकार की कई लाभकारी योजनाएं जो जनता तक
पहुंचनी चाहिए, उसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार अब पश्चिम बंगाल में लागू नहीं कर पाती थी, जिसका एक प्रमुख उदाहरण आयुष्मान योजना था, जो व्यक्ति के जीवन के अधिकार से वंचित कर रहा था। ऐसी स्थिति में नई सरकार का दायित्व है कि पश्चिम बंगाल की जनता को स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान योजना को लागू करे तथा तमाम कल्याणकारी योजनाओं को पश्चिम बंगाल की सरकार में लागू करे, जिसके कारण राज्य की जनता के जीवन स्तर में सुधार हो सके। क्योंकि जब संविधान के भाग 4 द्वारा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और उस नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों को दायित्व दिया जाता है कि दोनों सरकारें अपने अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित करेंगे, लेकिन दूसरी ओर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप वैधानिक नहीं है और वैधानिक न होने के कारण इसका क्रियान्वयन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में निर्देशक तत्वों की उपयोगिता या प्रासंगिकता को लेकर यह प्रश्न खड़ा किया जाता है कि जब राज्य सरकार के लिए निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में इन निर्देशक तत्वों की उपयोगिता क्या होगी। इस स्थिति को लेकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में यह विचार देते हैं कि निर्देशक तत्वों का स्वरूप वैधानिक भले न हो, लेकिन इसकी उपयोगिता या इसकी प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी सरकार अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित नहीं करेगा तो अगले निर्वाचन में जनता को जवाब देना होगा। दूसरी तरफ अगर इस चुनाव परिणामों का राजनीतिक ढंग से विश्लेषण किया जाए तो कल तमाम टीवी चैनलों पर जब काउंटिंग चल रही थी तो एक राजनीतिक दल के बारे में कहा जा रहा था कि गंगोत्री से गंगा सागर तक, और वह राजनीतिक दल अपने उस महत्वपूर्ण स्लोगन यानी डबल इंजन की सरकार अब पश्चिम बंगाल में, इसका तात्पर्य है कि अब पश्चिम बंगाल में जिस राज्य सरकार की स्थापना होगी वही राजनीतिक दल केंद्र में भी सत्ता है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल के लिए उस विकास कार्यों को लागू किया जाएगा जो विकास कार्य राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किए जा सके थे। ऐसी स्थिति में विकास की सबसे महत्वपूर्ण दायित्व राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन इस नवीन राजनीतिक दल के ऊपर एक सबसे बड़ा चुनौती भरा कार्य यह भी होगा कि विकास और सुरक्षा की दृष्टि से पश्चिम बंगाल जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ गया था, उस नवीन सरकार के ऊपर यह एक दायित्व होगा कि विकास और सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का एक दायित्व होगा, जिसके कारण पिछली सरकार के प्रति जनता में जो असंतोष व्याप्त है वह असंतोष समाप्त हो और जनता और सरकार के बीच जो दूरियां पिछली सरकार के मध्य स्थापित हो गई थी वह दूरियां कम हो, और अगर जनता और सरकार के बीच दूरियां कम होगी तो शासन स्वयं सुशासन या गुड गवर्नेंस में स्थापित हो जाएगा। और वर्तमान परिवेश में सुशासन वह मापदंड है जिसके द्वारा किसी भी सरकार के कार्यों का निष्पादन किया जाता है,
कि सरकार द्वारा जनता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वह कार्य जनता के लिए कितने उपयोगी हैं और जनता उससे कितना सेटिस्फाइड है। तो एक तरफ निर्वाचन आयोग अपने महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का सफल रूप से संचालन किया, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराकर अपने दायित्व का निर्वाह किया। अब अंतिम स्थिति उस नवीन राजनीतिक दल की होगी जिसको इस चुनाव द्वारा बंगाल की जनता ने सत्ता सौंपी और इस उम्मीद के साथ सौंपी है कि नई सरकार उनके लिए विकास और सुरक्षा प्रदान करेगी, जिसका प्रयोग करके पश्चिम बंगाल की जनता भारत के अन्य राज्यों के समान अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।